मैं इतने साल से यहाँ हूँ, मुझे आज तक कभी लेपर्ड तो क्या कुछ भी नहीं दिखा। ये जंगल आपके लिए लाइफ टाइम तक खुला है, आप कभी भी आ सकते। So sweet. बताना मैं कि आपका सैलरी के डबल में दूंगा, आप कुछ तो बेस्ट चीज दिखाओ इस जंगल की। मुझे लगा कि इधर कोई तो भी है, वो कुत्ता इधर से ही चिल्ला रहा था और मैं ऐसा झुक के ऐसा बैटरी से देखा और सेम टाइम इसी गली से लेपर्ड ने भी मेरे को झांक के देखा और हम ऐसे 10 फीट के आमने सामने। उसके बाद हम इतने डीप जंगल में चले गए एंड उधर पूरे ऐसे पत्ते बिखरे एंड hundreds thousands of leeches और मेरे इधर लीच बस नमस्कार, गप्पा मस्ती एंड पॉडकास्ट विद भार्गवी चिरमुले के आज के एपिसोड में आप मिलने वाले हैं ऐसे इंसान को जिसको बहुत सारे दोस्त हैं। आप कहेंगे दोस्त तो मुझे भी बहुत सारे हैं या तुम्हें भी होंगे, लेकिन इसके दोस्त थोड़े से अलग हैं। जानते हैं उससे ही उसके दोस्तों के बारे में, उसके किस्सों के बारे में और कुछ कहानियों के बारे में। मिलते हैं रोहन पाटकर से। हेलो रोहन. नमस्कार. नमस्कार. रोहन, तू खूप प्रसिद्ध आहेस हे 100% जरी खरं असलं तरी सुद्धा मराठी तुझं पॉडकास्ट मी पाहिलेलं नाहीये. सगळ्या गप्पांच्या माध्यमातून मराठी, हिंदी आणि इंग्लिश अशा तिन्ही भाषांमधनं तू मस्त अवलिया फिर आणि आमच्याशी गप्पा मार. जरूर. तर ऍक्च्युली पहिले कसं आहे की बऱ्याच लोकांना हे प्रश्न पडतो की हिंदी आहे का मराठी, हे खूप विचारतात मला. पण मध्ये मध्ये मी कधी कधी मराठीमधून पण बोलतो आणि मोस्ट ऑफ दी इट्स लाइक ये अवेयरनेस होता है. मेरे बहुत सारे वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्री में मैं अवेयरनेस फैलाता हूँ. तो इट्स नॉट लाइक कि ओनली महाराष्ट्र के स्टेट के लिए ही है, ये पूरे इंडिया या बाहर भी जो भी जहां भी वाइल्ड लाइफ है उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है. तो इट्स लैंग्वेज बैरियर नहीं होनी चाहिए कि यही इसी इसमें, इसलिए मैं हमेशा हिंदी या बीच में मराठी और इंग्लिश ये सब में हम वाइल्ड लाइफ. हमें भी यही कहना था कि ये पैन इंडिया या फिर पूरे जग में होना चाहिए, क्योंकि वाइल्ड लाइफ अवेयरनेस बहुत इम्पोर्टेंट है और नेसेसरी भी हो गया है आजकल. इसलिए हमें ये इंटरव्यू हिंदी, इंग्लिश, मराठी जिस भाषा में आपको लगे हमें करना है. तो पहला सवाल ये है कि आप इस फील्ड में कैसे आए? ये बहुत ही अलग फील्ड है. तो इस फील्ड का अगर स्टार्टिंग किया जाए तो बचपन में जब वीसीआर या वो बड़ी बड़ी कैसेट्स आती थी ना, तो हमारे घर पे तो वो वीसीआर था और पापा वो कैसेट लाते थे और कैसेट में ऐसी लोग बचपन में कार्टून्स और ये देखना पसंद करते थे. तो उसी समय मुझे लायन, टाइगर ये देखना पसंद था और उस टाइम में ऑलमोस्ट मतलब 90s की बात है. उस टाइम में वो ऐसे एकदम अफ्रीका, क्योंकि इंडिया में कुछ नहीं था. इंडिया में वाइल्ड लाइफ थी पर इंडिया में फिल्मिंग के लिए इतना बहुत नहीं था. वाइल्ड लाइफ को लोग एक सेपरेट ये रखते थे और अफ्रीका और बाकी की जो कंट्रीज है वहां पे वाइल्ड लाइफ की शूट्स होती थी बीबीसी थ्रू. तो वो मुझे देख के मुझे कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड वो फिक्स्ड हो गया और फिर मैं अपने इस पे चला गया. फिर रेगुलर स्कूलिंग, कॉलेज, इंजीनियरिंग वो सब होने के बाद मर्चेंट नेवी किया. पर कहीं ना कहीं मुझे हमेशा वो मेरे सामने वो वाइल्ड लाइफ आती थी. हमेशा मैं ऐसे ही सोचता था कि मैं कब इसमें जाऊंगा, मैं क्या करूंगा. तो डेफिनेटली आफ्टर डूइंग 12 years ऑफ जॉब मैंने सोचा कि नहीं, अभी मुझे ये करना है, क्योंकि एट द एज 50-60 में ये नहीं सोच पाऊंगा कि लाइफ तो एक बार मिली है. तो मैं ये नहीं सोचूंगा कि अरे मेरे पास मौका था, मेरे पास चांस था और मैं इसमें नहीं गया. तो मैंने उसके लिए वो छोड़ दिया और वाइल्ड लाइफ में आ गया. तो कहीं ना कहीं ये हमेशा मुझे थ्रिल वाइल्ड लाइफ जानवरों से हमेशा ऐसा मैं अटैच होता था. बहुत इस प्रकार से मैं उस फील्ड में आ गया. पर अगर देखा जाए तो अगर मैं कहूँ, कोई भी लड़का कहे कि मुझे सिनेमाटोग्राफर बनना है या मुझे फोटोग्राफर बनना है, तो घर वाले इतना सपोर्ट नहीं करते. और ये तो एकदम ही अलग है ना, आपको खूबसूरत मॉडल्स मिलेंगी, ना आपको हीरो हीरोइंस मिलेंगे, कोई अलग ही दुनिया है. तो घर वालों ने इसका कैसे सपोर्ट किया? घर वालों का अभी भी सपोर्ट थोड़ा सा कम ही है. मतलब वो एक्चुअली सपोर्ट के अलावा इसमें सेफ्टी और ये सब उनको बहुत ये होता है की म्हणजे रोहन बाहेर चाललाय, अरे तू टायगरच्या जवळ नको जाऊ, अरे लेपर्ड आला, अरे तू स्नेकच्या जवळ. सो ये हमेशा उनके मन में रहता है कि ये किसी भी इसमें जा रहा है तो ये रिस्क इन्वॉल्व है.
तो ऑब्वियसली शूटिंग में ये नहीं कि हम मतलब हाई क्लास किसी इसमें बैठ के हम गांव में जाके कहीं पे भी ऐसे शूट करते हैं वाइल्ड लाइफ में, तो हमेशा एक सेफ्टी फैक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक खतरा रहता है। पर अगर आप वाइल्ड लाइफ को समझोगे, उसके बॉडी लैंग्वेज को समझोगे, तो धीरे धीरे आपको उनकी भी भाषा समझने लगती है। अभी हम कहते हैं कि ये क्या बात कर रही है, क्या कैसे बिहेव कर रहे हैं, हम टाइगर या लेपर्ड देखा तो हम भाग जाते हैं, पर उनकी एक टिपिकल बॉडी लैंग्वेज होती है, अगर वो आप रीड कर पाओ, वो आप समझ पाओ, तो डेफिनेटली यू कैन डील विद एनी एनिमल, कौन सा भी बड़े से बड़ा छोटे से छोटा वो एनिमल के साथ आप डील कर सकते हो। तो बेसिकली जो इस फील्ड में आते हैं, मतलब जो लोग तो उसके लिए पहला पहला होता है की पॅशन, म्हणजे वेड पाहिजे या गोष्टीसाठी। असं सहज चला मला हा रोहन करतोय कि और कोई और बंदा कर रहा है इसलिए मैं कर रहा हूं, ये नहीं चाहिए। इसमें कंप्लीटली ऐसा होना चाहिए कि मैं इसके लिए पागल हूं, क्योंकि वाइल्ड लाइफ इज लाइक अ पेशेंस, एंड आपके हाथ में कोई भी चीज नहीं रहती। मतलब आप जैसा सोचते हो उसी प्रकार से वाइल्ड लाइफ भी सोचेगी, उसी प्रकार से वाइल्ड लाइफ भी मूव होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये बहुत पेशेंस का काम है। पेशेंस के साथ पेशेंस तभी आएंगे जब उसके लिए आप पैशनेट हो। मतलब एक एक दिन, दो दो दिन एक ही जगह पे बैठना और फिर वो छोटा सा कुछ तो भी मूवमेंट मिलना, तो उसके लिए बहुत मतलब वेळ पाहिजे त्याच्यासाठी, आणि तरच तुम्ही वाइल्ड लाइफ मध्ये येऊ शकता। असं आपने कहा ये मोमेंट्स होने चाहिए, तो आपके लाइफ में तो ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स आए Correct. होंगे, वो किस्से हमें सुनने हैं। आपको जो लगते हैं कि बहुत ही कभी कभी गूज बम्स आ जाते हैं, या कभी कभी डर लगता होगा, और कभी कभी एक हाथ कोई एक्सपीरियंस होता है जो आपको बहुत आनंद भी दे जाता है, तो हमें वो मिक्स बैग सुननी है आपसे। राइट। इस जर्नी में बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस है कि मतलब बहुत सारे 12 साल से मैं मतलब जॉब करते से करते मैं ये भी करता था। ओके। एंड मेरी वाइफ मुझे हमेशा देखती थी कि यार ये जॉब कर रहा है 7-8 घंटे, उसके बाद ये फिर से आ रहा है, फिर उसके बाद एडिटिंग कर रहा है, उसके बाद फिर से वो छुट्टी लेके फिर से घूमने जा रहा है। तो ये बहुत मिक्सिंग हो रहा था। तो उस टाइम 2 साल पहले वो बोली कि तू एक काम कर, तू कॉन्सेंट्रेट इसमें ही कर, वो सब छोड़ दे, क्योंकि ये नहीं हो सकता, आपको पूरा कॉन्सेंट्रेट उसमें रहना पड़ता है। तो मैं 10-12 साल से ये करते ही आ रहा हूँ, तो ये पूरे इसमें से बहुत सारे किस्से हैं। तो डेफिनेटली पहले जैसे मतलब नॉर्मली जब आप बचपन में हमें यही सिखाया जाता है कि लाइक लेपर्ड, टाइगर, बाकी के सभी जानवर अपने लिए खतरा है। तो जैसे किसी भी अगर बचपन से अपने को ये सिखाया जाता है कि इससे खतरा है, तो हम उस एनिमल को जाने बगैर उसके लिए हम एक परसेप्शन माइंडसेट बना लेते हैं कि ये जानवर अपने को दिखा सामने तो अपनी मौत तय है, अपने को मरना ही है। तो इससे बहुत सारे लोग इससे अभी भी है, मतलब 90% लोग यही सोचते हैं अभी भी। लोगों को लेपर्ड, टाइगर, मतलब बहुत सारे एनिमल्स में कंफ्यूजन है। जैसे मैंने एक इसमें गया था नंदुरबार में, वहां पे लेपर्ड के ऊपर डॉक्यूमेंट्री करके, तो वो फॉक्स देख के भी उसको बाघ बुलाते थे, जो भी जानवर हाइना देखा तो भी उसको बाघ बुलाते। तो ऐसे बहुत सारे मतलब लोगों में अभी तक ये नहीं है कि एग्जैक्टली एनिमल कौन सा है और उस एनिमल की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है और वो कैसे बिहेव करता है कौन से कंडीशन में। तो किससे तो 10 साल में बहुत है। तो फर्स्ट टाइम मैं ऐसा नहीं कि मेरी भी बचपन में वही सिखाया गया है कि लेपर्ड, टाइगर ये सब चीजें डेंजरस है। तो ऐसा नहीं कि मैं डायरेक्टली जाके एकदम से उनसे फ्रेंडली हो गया। मैं धीरे धीरे ये प्रोसेस मेरे मन में लाई, उनकी बॉडी लैंग्वेज समझी, उनके ऊपर स्टडी किया, एंड तब जाके ऐसा कॉन्फिडेंस आता है। अभी भी कुछ भी हो सकता है क्योंकि वो अनप्रेडिक्टेबल तो है ही, पर एक 80% 70% हम उनको रीड कर सकते हैं। तो एक क्या किस्सा था कि ऑलमोस्ट अराउंड 10 ईयर पहले की बात है। उसमें मैं गया था स्नो लेपर्ड को ढूंढने। तब स्नो लेपर्ड एक्सपीडिशन ये इधर कुछ भी नहीं था। मैंने ऐसे ही कहाँ दिखता है वो सब स्टडी किया और लेह लद्दाख चला गया, क्योंकि आप अकेले? हाँ, मैं और मेरा एक दोस्त। और फिर हम गए थे जम्मू से हमने ऐसा सोचा कि क्या करें, तो बाइक से चले जाते हैं, और हमारे पास बाइक वगैरह कुछ नहीं थी। तो हम जैसे ही जम्मू स्टेशन पहुंचने वाले थे तो हमने एक को फोन किया। उसने फिर बोला कि मैं डायरेक्टली लेह लद्दाख से ही बाइक अरेंज करता हूँ, यहाँ से नहीं होता।
तो फिर हमने फिर टैक्सी बुक करना सोचा और निकल रहे थे, तब भी उसका फोन आया, एक काम करते हैं, मेरा एक दोस्त आएगा, उसको मैं, वो आपको बाइक लेके देगा, आप वहां से बाइक लेके लेह लद्दाख आ जाना। तो हम, मतलब मेरा जो फ्रेंड था उसको बाइक चलाने नहीं आते थे, तो एक दूसरा बंदा आया जम्मू में, उसने बाइक लेके आया, नई बाइक विदाउट, मतलब उसमें नंबर प्लेट वगैरह कुछ नहीं था, वो उन्होंने अपने ये लिए, क्या बोलते हैं, अपने आईडी। और फिर उसने बोला कि अभी आप निकलो यहाँ से, और हम, उसने पूछा था कि आपके पास क्या है, क्योंकि बाइक राइडिंग के लिए आपके पास गियर्स होने चाहिए, ये सब होने चाहिए। तो हमने बोला हमको कुछ पता नहीं, हम ऐसे ही आए। तो वो लेके हम फिर जोजिला पास, द्रास, कारगिल, फिर ऐसे ऐसे करके फिर हम पहुंचे। और वहां पे एक आता है, हम कारगिल, मुझे अभी भी याद है की तिकडे आम्ही थांबलो होतो आणि एक माणूस आला, कारगिलला मी पैसे काढत होतो आणि त्यांनी आमच्याकडे बघितलं की आमच्याकडे कॅमेराज आहे, तर तो म्हटलं की कुठे चाललंय, तर मी म्हटलं आम्ही कारगिलला चाललोय। तर बोले कौन से रास्ते से जा रहे हैं, तो हमने बोला कि हम सीधा कारगिल ले हाईवे से। तो बोले कि नहीं नहीं, वो रास्ते से मत जाओ, एक आपको इधर से 2 किलोमीटर के बाद एक पेट्रोल पंप आएगा, वहां से आप लेफ्ट ले लो और वहां से कारगिल जाओ। तो हमने बोला कि ये कौन आदमी है, क्या है, हमको कुछ पता नहीं, तो हम कैसे, मतलब कैसे इसके ऊपर विश्वास करें। तो हम एग्जैक्टली वो पेट्रोल पंप पे गए, रुके, और उसने एक एक सेंटेंस बोला था कि आपको दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज वहां पे दिखेगी, तो आप वहां पे चले जाओ। और वो थी लैंडस्केप, और वहाँ की लैंडस्केप और वहाँ रहने वाले लोग। तो हमने सोचा कि ये कुछ तो भी अलग है, विश्वास रखे नहीं रखे तो हम निकल जाते हैं। और मैं, मेरा दोस्त, उस आदमी के ऊपर ट्रस्ट रख के हम चले गए बटालिक, उसको बटालिक रोड पे। और एक आदमी ने, एक माणूस ने, दूर दूरपर्यंत कुठे चाललोय आम्ही काहीच नाही, आम्हाला असं थोड्या वेळासाठी वाटलं होतं की आम्ही मंगळावर आलोय, आणि म्हणजे सेम तसंच हे होतं, काहीच नव्हतं कोणी, आणि आम्ही दोघं मस्त एन्जॉय करत करत चाललोय, कुठे जातोय काहीच माहित आहे। 2-3 ठिकाणी आम्हाला फक्त मिलिटरीचे लोक दिसले, अँड देन आम्ही बटालिक रोड थ्रू कारगिल, मग रात्री पोहोचलो डायरेक्ट। आणि आम्ही तेव्हा फुल हे होतं, कारण तिथूनच पाकिस्तानची बॉर्डर पण खूप जवळ आहे। आणि जेव्हा आम्ही तिथे पोहोचलो तेव्हा आम्ही लेह मार्केटमध्ये फिरत होतो, आणि असंच त्या लेह मार्केटमध्ये तो मॅप होता, तर आम्ही डिस्कस करत होतो, तो आदमी आला आणि विचारलं की, आम्ही असं, तुम्ही बटालिक रोड नहीं आला, म्हटलं हाँ आम्ही अरे वहां से तो कोई नहीं आता, वहां पे तो वो कंटिन्यूस फायरिंग चलता है, ये चलता है, आप वहां कैसे आए, मतलब। तो हमने बोला की हम, मतलब काहीच माहित नव्हतं ना, तर त्या कंडिशननी आम्ही लेहला पोहोचलो। आणि दुसऱ्या दिवशी आम्ही, हेमिस नॅशनल पार्क म्हणून आहे लेह लडाखला, दुसऱ्या दिवशी आम्हाला एक माणूस भेटणार होता, पण त्यांनी, तो आला नाही, काहीतरी काही रिझनने, मग आम्हीच ठरवलं की आम्हीच जाऊ। आणि मग एक तिकडे एक दुकान होतं, आणि आम्ही बाईकवर तिथे पोहोचलो, आमच्या बॅग्स वगैरे ठेवल्या, आमच्याकडे काहीच नव्हतं। एक दुकान होतं, त्या दुकानात एक माणूस होता की, तो म्हटला की आम्ही तुमच्याबरोबर चलतो, तुम्हाला इथे काहीच माहित नाहीये। तर आम्ही म्हटलं की नको, आम्ही आमचा जातो। आम्ही दोघच जण होतो, आम्ही निघालो, 2 वाजले होते दुपारचे, आम्ही लेपर्डला शोधायला निघालो, स्लो लेपर्ड, म्हणजे काहीच विचार नहीं, कुछ भी मतलब सोचा नहीं था, और हम निकले। थोड़ा चढ़ने के बाद ऐसे पगमार्क्स दिखे हमें लेपर्ड के, और हम खुश हो गए बहुत एकदम। और वहां ऐसे याक्स थे, पूरा रिवर थी, रिवर के ऊपर बर्फ था, आणि थंडी होती पूर्ण। आणि 6 वाजले संध्याकाळचे, संध्याकाळी 6 वाजता नदीच्या टॉपला आम्ही उभे होतो, जिथे बर्फ होता, आणि एक असा टर्न होता, उस टर्न के आगे पूरा और पहाड़, हिमालय, हिमालय पूरा, और कोई एक आदमी नहीं। तो फिर हम, मेरा फ्रेंड मुझे बोला कि रोहन क्या करना है, आगे जाना है या वापस आना है। तो हमारे पास टॉर्च नहीं था, कुछ भी नहीं था, ना आप ऐसे ही गए? ऐसे ही, ना खाने के लिए था, कुछ भी नहीं था। और फिर हमने सोचा कि क्या करें, रह सकते हैं तो रहना, ऐसी ठंड में इधर ही रहना, रुकना पड़ेगा। और वापस का रास्ता भी नहीं पता, तो हमने सोचा कि एटलीस्ट हम वापस का ट्राई कर सकते हैं। ये डिस्कशन में अंधेरा हो गया, अंधेरे में चल रहे, हमको कुछ नहीं, मोबाईल का जो इधर का ही दिख रहा है, 1 फूट 2 फूट का। आणि त्याच्यानंतर आम्ही असा आला, आणि आम्ही टॉपला गेलो, मी पुढे होतो, आणि मी असं जाणार पुढे, तेवढंच बघितलं की एकदम डायरेक्ट डीप खाई, म्हणजे आम्ही लिटरली रास्ता भटकलो होतो। तो हमने सोचा कि अभी हमको एक काम करना है, इस रिवर को
फॉलो करके चलना है। तो हम रिवर को फॉलो करके गए और ऐसा स्पॉट है कि रिवर का भी फॉलो वो एंड हो गया। तो उस समय हमने फ्रीजिंग कोल्ड मतलब बर्फ से निकली पानी में जंप मारे, इधर इधर डूबे, पूरे कपड़े गीले, बाहर पूरा टेम्परेचर माइनस में था। उस कंडीशन में हमने रिवर में जंप मार के रिवर क्रॉस की एंड फिर रात को 11 बजे हम उस एक लाइट दिखाई दिया था उसको फॉलो करके हम वहां तक 11 बजे पहुंचे। बाइक ली, हमारी बैग तो नहीं थी हमारे पास क्योंकि बैग वो दुकान में थी। हाँ। वो दुकान वाले कहाँ रहते हैं पता नहीं, वो लॉक करके चले गए थे। तो हम पूरे भीगे हुए उस कंडीशन में हम 40 किलोमीटर वहां फिर लेह गए, पूरा कांप रहे थे। उस कंडीशन में हम रुके। ये स्टोरी बताने का रीजन ये है की डेस्टिनी कहाँ होती ये अभी आएगा आगे। तर आम्ही गेलो होतो स्नो लेपर्ड शोधायला। आम्ही पूर्ण प्रयत्न केले आमच्या याने आणि आम्ही फ्रस्ट्रेट झालो, एकदम फ्रस्ट्रेट। म्हणजे आम्ही असंच मित्राला फोन केला की आम्हाला इथून काढ, आत्ताच्या आत्ता आम्हाला इथून निघायचं कारण आम्ही नाही राहू शकत। आणि मग तो म्हटला की काय झालं, मग त्याला आम्ही सांगितलं सगळं की आम्हाला इथून लेह पासून काढ, आम्हाला काही स्नो लेपर्ड वगैरे काहीच बघायचं नाही, आम्हाला इथून निघायचं, कधी घरी जायचं आम्हाला। तर त्यांनी फ्लाईट चेक केलं तर फ्लाईट लेह टू दिल्ली त्यावेळेस 30,000 होते, विच इज व्हेरी व्हेरी कॉस्टली। तर आम्ही म्हटलं की यार काय करायचं, मग आम्ही परत दुसऱ्या दिवशीपर्यंत वाट बघितली आणि मग तिथून आम्ही लेह पासून निघालो जम्मू, जम्मू पासून श्रीनगर, सॉरी लेह पासून श्रीनगर, श्रीनगर पासून जम्मू, जम्मू पासून दिल्ली, आणि दिल्ली पासून फ्लाईट तेव्हा 10,000 होती। तर मग आम्ही तसं करायचं डिस्कस केलं। आम्ही जेव्हा श्रीनगरला पोहोचलो, श्रीनगरला पोहोचल्यानंतर माझ्या मते संध्याकाळी तिथून जम्मूसाठी परत टॅक्सी निघतात। आम्ही श्रीनगरला पोहोचल्यानंतर एक रिक्षावाला आला। तो रिक्शावाला आम्हाला म्हणतो की हाँ साहब क्या जाना है। मतलब सी हमको कहीं रहने का नहीं है, चलो आपको दाल लेक घुमाता हूँ, ये घुमाता हूँ, वो करता हूँ। तो हमने बोला कि हमको कुछ नहीं करना है, हमको सिर्फ फ्रेश होना है। तो चलो आपको फ्रेश होना है ना, हम आपको एक हाउस बोट में लेके जाते हैं, वहां फ्रेश हो जाओ। तो आम्ही 500 रुपये लगे। मतलब ठीक है 500 रुपये ओके, फ्रेश व्हायचं तर ठीक है, आता काय करणार। तो फिर हमने फ्रेश हो गया हम वहां पे एंड देन माझा मित्र असंच मोबाईलवर का कशावर काहीतरी बघत होता। तो म्हटलं की इथे दाचीगाम म्हणून एक फॉरेस्ट आहे, आपण जायचं का। म्हटलं दाचीगाम मी तर कधीच ऐकलं नाही आजपर्यंत, एकदा पण नाही। तर म्हटलं ठीक आहे जाऊ आपण, काय प्रॉब्लेम नाही तिथे दाचीगामला जायला। आणि मग त्या रिक्षावाल्याला आम्ही फोन केला, त्याचा नंबर घेतला होता। तो म्हणे चलो दाल लेक घूमते। मतलब हम क्या कपल नहीं कि दाल लेक बोट पे जाके ऐसे करे, हमको एक्साइटमेंट चाहिए, थ्रिल चाहिए। तो फिर उसके बाद हमने उसको बोला की हमको दाचीगाम। तो शॉक झाला की इथे टुरिस्ट दाचीगामचं कधीच नाव नाही घेत, कोणीच नाही जात तिथे। तर म्हटलं ठीक आहे आपण दाचीगामला जाऊ। मग तो आम्हाला घेऊन गेला। आता दाचीगामच्या आतमध्ये जायला काहीतरी परमिशन लागते, हे लागतं ते लागतं। तर आम्ही तिथे असं म्हणजे एकदम आतमध्ये जाऊ द्या ना असं रिक्वेस्ट करत होते। तिथे एक ऑफिस होतं, ते म्हटले नाही की तुम्हाला तिथून परमिशन घ्यावी लागेल, असं करावं लागेल, तसं करावं लागेल। आम्ही रिक्षावाला सकट आम्ही 10 वाजता तिथे होतो आणि आम्ही 3 का 4 तास तिकडेच उभे होतो की आम्हाला आत सोडा, उन्हा तानाचे तसेच। आणि नंतर काय झालं, तिकडे एक तिकडचा फॉरेस्ट ऑफिसर आला आणि त्याच्याबरोबर त्याचा ड्रायव्हर होता। त्यांनी आम्हाला बघितलं। तो आतमध्ये गेल्यानंतर त्यांनी त्याला ड्रायव्हरला सांगितलं की ये कौन लोग हैं, उनको मेरे केबिन में भेजना। आणि मग आम्ही केबिन मध्ये गेलो। त्यांच्या केबिन मध्ये गेल्यावर त्यांनी असं आम्हाला बोलवलं आणि सोफ्यावर बसायला लावलं की बसा। आणि त्याच्यानंतर तो कोणाशी तरी बोलत होता आणि उसके बाद उसने बोला कि आप जरा बाहर जाओ। हाँ, फिर हमको बोला कि आप आ जाओ। हाँ क्या प्रॉब्लम। तो मतलब सर हम ऐसे ऐसे फोटोग्राफी करते हैं, हम स्नो लेपर्ड देखने आए थे। तो फिर ये मेरे फोटोग्राफ्स है। मी त्यावेळेस फोटोज काढायचो, व्हिडिओ वगैरे काही संबंध नव्हता। तर फिर वो बोला एक मिनिट रुको, आणि त्यांनी त्याच्या पीएला बोलावलं आणि म्हणे वो एक बॅग लेके आला। आणि त्यांनी त्याची बॅग आणली आमच्या समोर आणि असं ओपन केली। आणि त्या काळात त्याच्याकडे 10 लाखचे इन्स्ट्रुमेंट्स होते, कॅमेराज, मोठ्या मोठ्या लेन्स। आणि आम्ही शॉक। आणि तो मला काय म्हणाल, तो मला म्हटला कि मुझे फोटोग्राफी नहीं आती, आप सिखाओगे क्या। 10 लाख सामान याच्याकडे, आमच्याकडे असे साधे साधे कॅमेरे, तर तुझ्याकडे 10 लाखाचा। मी मनात मला म्हटलं, आणि म्हणजे आता तो कुछ नहीं, आता कुछ नहीं।
तो बोला तो ये क्या होता है बोले शटर स्पीड एपर्चर आयएसओ क्या होता है. तर मी त्याला सगळं असं समजवलं. मग त्यांनी मला त्याचे म्हटलं नाही सर ये ब्लर हुआ है, ये ऐसे आप नेक्स्ट टाइम ऐसे करो, ये ऐसे करो, ये सेटिंग करो, उसके साथ मैन्युअल में खेलो. तो एवढा खुश झाला. तो मला बोलला की आपको अंदर कैसे जाना है, पैदल, गाडी से या सायकल से. आता मी ऑप्शन काय चूज करेन, लोक गाडीनी ऑप्शन, मी म्हटलं पैदल जाणं आहे. जंगलामध्ये पैदल घुमणं म्हणजे माझ्यासाठी सर्वात टॉप लेवलचा एक्सपिरियन्स. तर मी म्हटलं पैदल जाणं आहे. तो बोलले ठीक आहे. आणि बोलला की हा, त्यांनी त्याच्या एका माणसाला बोलवलं आणि सांगितलं इनके साथ पैदल इनको जंगल घुमा के लेके आओ. आता तो तिकडचा आम्ही जंगलात चालायला सुरुवात केली असंच. आणि पुढे पुढे गेलो. मग एक असं भालूचे आम्हाला पगमाग दिसले आणि ते असे गवत असं पूर्ण हे होतं. तर तो म्हटलं की इधर से शायद भालू गया है. तर मी म्हटलं की चला बेस्ट आहे आपण त्याच्या मागे मागे जाऊ. तो म्हटला नहीं, भालू इधर कहीं पे भी हो सकता है और अगर हम अचानक से उसके सामने गए तो वो हमारे ऊपर डेफिनेटली अटॅक करेगा. ठीक आहे चल जाऊ दे, पुढे जाऊ पुढे जाऊ. तर पुढे गेल्यानंतर थोडा वेळ त्यांनी त्याच्या फॅमिलीची स्टोरी सांगायला लागली की त्याच्या 4 मुली आहे, त्याला हे नाही. आणि तेव्हा माझ्याकडे असं काही त्यावेळेस काही पैसे नव्हते असं खूप की त्याला काही सांगा. तर त्याला मी दिलं की आपका सैलरी के डबल में दूंगा, आप कुछ तो बेस्ट चीज दिखाओ इस जंगल की. तो तो पहले आम्हाला बोला कि अभी लेट हो रहा है, अपने को वापस जाना पड़ेगा, तो हम निकलते हैं. तो आम्ही तो म्हटला की प्लीज हम बहुत दूर से आए, आप कुछ तो ट्राई करो. तो बोला कि चलो एक जगह दिखाता हूँ. और वो फिर उस जगह लेके गया. एंड यहाँ उसने बोला कि यहाँ पे ब्लू शिप्स आती है. वहां पे ब्लू शिप्स हिमालयन टैरेन्स मध्ये एक शिपचा प्रकार है. तो ब्लू शिप देखने के लिए मुझे कुछ तो भी असली चीज आहे. तो बोले उधर इधर कुछ, बोले हम निकलते अभी सर, बहुत लेट हो गया. आणि असं करून आम्ही असं वरती चढलो आणि तो एक रस्ता आला. रस्ता आल्यावर हे दोघं, माझा जो फ्रेंड होता आणि तो असं चालत पुढे जातोय आणि मी असंच कॅमेरामध्ये चेक करतो. आणि मुझे ऐसा लगा कि मेरे को कोई तो भी इधर से देख रहा है, कोई तो भी स्टेअर करता ना कॉर्नर ऑफ आय. सो मी म्हटलं, आणि तेवढ्यात ते पण ओरडले रोहन 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 असं. आणि मी इथे बघितलं तर माझ्या शेजारी लेपर्ड बसलेला होता. कम्प्लिटली मला स्टेअर करतोय. आणि मी इतका एक्साइट झालो, मी फुल नाचत होतो तिकडे. डान्स लेपर्ड, मी नाचत होतो. आणि मी फुल खचाखच त्याचे स्टॅप्स घेतोय, फोटो घेतोय. आणि तो मला ओरडतो की आप पागल हो क्या, आप क्या कर रहे हो, इतने नजदीक मत जाओ. मी म्हटलं हाऊ क्लोज वॉज ही? अराउंड 100 फीटच्या आसपास होता तो. नियर बाय. त्याला काय लागतं, 2 सेकंदात तो माझ्याकडे पोहोचत. मी म्हटलं की तो काही नाही करणार. मी त्याला म्हटलं आप शांत बैठो, अभी ये मेरा टाइम है. अँड देन मी त्याचे एवढे फोटोज काढले, त्याचे आहेत माझ्याकडे पूर्ण फोटोज. आणि त्याच्यानंतर तो उठला, त्या अशी पडलेल्या झाडावर होता, उठला आणि त्यांनी आम्हाला बघत बघत तो आरामात चालत जंगलात निघून गेला. आणि तेव्हा आमच्या शोधात तो फॉरेस्ट ऑफिसर त्या जीप घेऊन आला की हे कुठे राहिलेत, असे अजून का नाही आले. आणि मग त्याला म्हटलं की सर आपको एक बेस्ट चीज मैं दिखाता हूँ. तो म्हटले की क्या दिखाओ. आणि त्यांनी लेपर्ड बघितले. तो म्हटला मैं इतने साल से यहाँ हूँ, मुझे आज तक कभी लेपर्ड तो क्या कुछ भी नहीं दिखा, आपको कैसे दिखा, प्लीज आप मुझे ये फोटो दो, मैं आप दाचिगाम के इस पे लगाऊंगा और ये जंगल आपके लिए लाइफ टाइम तक खुला है, आप कभी भी आ जाओ. सो स्वीट. सो मी तेव्हा असं हे केलं की माझी वाईफ मला नेहमी बोलत असे की मॅनिफेस्ट तू कर, हे कर. तर बहुतेक मी कुठे ना कुठे ते ऑटोमॅटिकली करत असतो त्या गोष्टी. म्हणजे त्याच्यासाठी मी आम्ही दोघांनी एवढे सारे प्रयत्न केले, एफर्ट्स घेतले. स्नो लेपर्ड तर नाही, पण तो नॉर्मल लेपर्ड होता. पण ऍटलीस्ट लेपर्ड, दाचिगाम आणि कुठून कुठे आम्ही पोहोचलो. तो स्नो लेपर्ड कभी आपको मिला? स्नो लेपर्ड डेफिनेटली. स्नो लेपर्ड का अभी स्नो लेपर्ड एक्सपीडिशन के लिए मैं गया था लास्ट ईयर. स्नो लेपर्ड एक्सपीडिशन मेरे मन में ऐसा था कि आराम से जाओ, टेंट लगाओ, साइड में स्नो लेपर्ड आएगा, आप फोटो खींचोगे और वापस आ जाओगे. तो स्नो लेपर्ड पहले मैं बहुत साल पहले मैं स्पीति वैली गया था उससे पहले. पर मेरा ये मतलब हमारे बकेट लिस्ट का ये टॉप पॉइंट था कि स्नो लेपर्ड लाइफ में देखना है. मतलब मेरा ड्रीम था वो. मतलब है अभी भी, मुझे दिखाओ मैं जाऊंगा. तो स्नो लेपर्ड क्योंकि बहुत डिफिकल्ट होता है एंड
इट्स लाइक बहुत कैमोफ्लॉज भी होता है कि दिखता नहीं है इजीली। तो वहां जाके हमें ऐसा पता चला कि वहां पे स्कैनर्स होते हैं, और ये था स्पीति वैली का एक्सपीरियंस। स्नो लेपर्ड उस पूरे रेंज में है, हिमालय के पूरे रेंज में। दे लव स्नो बिकॉज उनके शिकार, उनका हैबिटेट, उनका इकोसिस्टम उसी प्रकार का है। तो फिर हम जब स्नो लेपर्ड के लिए गए थे तो स्कैनर्स होते हैं वहां पे। स्कैनर्स क्या करते हैं कि सुबह सुबह 6-5:30 बजे निकलते हैं ठंड में, और हम जो थे वो -25 -30 डिग्री के आसपास थे उस समय। सेम लाइक मेरा पिछली बार भी ऐसा ही किस्सा हुआ था। तो उस समय भी मेरा ऑक्सीजन लेवल ऐसे ही हम बैठे थे, तो मैंने जो मेरे साथ बंदा था उसको बोला कि मेरा पहले वाले ट्रिप में 58% था। तो बोला कि ये ऐसा पॉसिबल ही नहीं। तो मैंने बोला कि चेक करो अभी कितना है। तो वो बोले कि नहीं ऐसा चेक मत करो, फिर आपके मन में वो रहेगा। एंड देन ही चेक, तो मेरा 62% है। तो फिर वो बोला कि ये नकली है, ये खराब है। बोला दूसरों का चेक करो। तो दूसरों का बराबर है 78-80%, बिकॉज 4500 मीटर्स आपको उतना ऑक्सीजन स्टेबल हो जाता है। तो बोला कि वो मेरे को ना ऐसा ऑब्जर्व कर रहा था कि हाउ ही बिहेव, क्योंकि इतना। मैं बोला मुझे कुछ टेंशन नहीं है, मैं एकदम आराम से ये एक्सपीडिशन कर सकता हूँ। तो फिर स्नो लेपर्ड एक्सपीडिशन के लिए बहुत मोस्ट ऑफ दी चैलेंजेस होते हैं। एक तो अल्टीट्यूड, हाई अल्टीट्यूड, ऑक्सीजन की कमी। दूसरा होता है ठंड। मतलब हमको एक क्या होता है कि सपोज मुंबई में या पुणे में अगर आपको 30 डिग्री से 15 डिग्री हो गया तो एक ठंड महसूस होती है। 15 से 0 डिग्री तक आप और ठंड महसूस करते हैं थोड़ा सा। 0 डिग्री के नीचे या -10 डिग्री के मतलब नीचे की तरफ अगर आप आओगे ना तो आपको ठंड नहीं समझते। इट्स लाइक मुझे मतलब ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि अजीब सा, मतलब ऐसे सुइया कैसे चुभते हैं, मतलब उसमें ऐसा समझते नहीं कि ये ठंड है। वो अब ऐसा गरम टाइप, जैसे एक्सट्रीम गरम करने के बाद कैसा होता है कि उस टाइप का ये होता है। बॉडी को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि इतने माइनस टेम्परेचर में आप जाते हो। मतलब लिटरली आई सैल्यूट जो अपने सोल्जर्स है, वो इतने ठंड में, इतने सियाचिन और इसमें रहते हैं, वो भी हाई अल्टीट्यूड। मतलब एक बार वो लाइफ में अगर आप एक्सपीरियंस करोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि इतने 4-5 दिनों के लिए भी हम कितने प्रॉब्लम से रहते हैं और वो कितने होते होंगे। तो ठंड इज अ बेस्ट, मतलब एक मेजर प्रॉब्लम होता है। तीसरा चौथा प्रॉब्लम होता है कि आपको कहीं पे भी चढ़ना होता है। स्नो लेपर्ड कहीं पे भी हो सकता है, और आपको ऐसा फिक्स रूट नहीं रहता। मतलब एकदम बर्फ में, इसमें कहीं पे भी ढलान में हम ऐसे पॉइंट पे थे जहां ब्लैक आइस था। ब्लैक आइस इज अ कांसेप्ट कि स्नो गिरता है, फिर बार बार स्नो गिरने से उसका एक, जैसे हम फ्रिज में आइस कैसा होता है कि स्लिपरी, आप उसमें पूरा पैर रखोगे तो आप डेफिनेटली उसमें ब्रेक्स नहीं अप्लाई कर सकते ना कुछ भी नहीं। तो हम स्नो लेपर्ड के टाइम ऐसे पोजीशन पे थे कि जहां पे कंप्लीटली खाई डायरेक्टली, और हम ब्लैक आइस पे ऐसे रेस्ट करके बैठे। तो स्नो लेपर्ड का ऐसा एक्सपीडिशन ऐसा था कि हम की मॉनेस्ट्री के पीछे वाले पहाड़ के टॉप पे गए थे, जहां हम मतलब इतना डिफिकल्ट था, कोई नहीं आया। हम सिर्फ 4 ही लोग ऊपर तक गए जो हम थे, बाकी सबने देखा हम नहीं चढ़ेंगे। और वहां एग्जैक्टली ऐसे फ्री फॉल होते थे, हम इथे लागला असं आम्ही डायरेक्टली पडायचो, कारण कॅमेरा हातात घेऊन आणि पाय दिला बर्फावर की सब करून डायरेक्टली फ्री फॉल व्हायचं। तर स्नो लेपर्ड त्या म्हणजे आम्ही खूप मोठी रिस्क घेतलेली बऱ्याच ठिकाणी। आम्ही अशा एकदम ढलांवर उतरलोय पूर्ण 600 mm कॅमेराज घेऊन, मोठे कॅमेराज घेऊन त्या स्नो लेपर्ड साठी, आणि तिथे मेन स्नो लेपर्ड साठी असतं पेशेंस। तो हमें एक शॉट चाहिए था स्नो लेपर्ड के लिए की म्हणजे मला पाहिजे होता तो स्नो लेपर्डचा शॉट की बर्फावर, कारण आम्हाला टोटल 5 स्नो लेपर्ड दिसले तिथे त्यावेळेस। आम्ही एवढं इन दॅट सेम एक्सपिडिशन, म्हणजे ते 5 दिसणं लोकांना दिसत नाही, ते असेच येऊन जातं, पण आम्हाला 5 दिसलाय। आणि एका वेळेस 3, एक सेपरेट आणि एक लास्टचा सेपरेट, असे 5 होते। तर लास्टचा काय होता की जे आम्हाला दिसले स्नो लेपर्ड ते अशा पॉइंटला होते की जिथे स्नो नव्हता, म्हणजे असा तिकडचाच तो असा डोंगराळ प्रदेश आणि तोच कलर होता। तो मुझे ऐसा चाहिए था कि स्नो लेपर्ड स्नो पे चलने वाला शॉट चाहिए था। हम ऐसे ही कि चलो हमको 4 स्नो लेपर्ड दिखे। But what was the first experience when you saw for the first time?
क्योंकि स्नो लेपर्ड आपके बहुत बकेट लिस्ट स्नो में था। लेपर्ड इज लाइक पागलपंती, मतलब सेम नाचने लगे लेपर्ड दिखती हम नाचने लगे। तो स्नो लेपर्ड एक्सपीडिशन इज लाइक कि उसमें उसमें और एक फीलिंग आता है कि जितनी चीजें डिफिकल्ट हो, जितना डिफिकल्ट हो, और उसके बाद जो अचीवमेंट मिलती है ना, उसकी जो खुशी होती है वो मतलब मुझे बोला कि जा, अरे जू में क्या घूम रहा है, इधर जा बाघ देख के आ, जू में तेरे को दिखाता हूँ। तो शायद मुझे बाघ वो उस प्रकार से देखने में पसंद नहीं है, या लेपर्ड या कोई भी जानवर। मुझे पसंद है कि उसके लिए मैं एफर्ट्स लूं, वो चीज जितना जितना डिफिकल्ट, उतना उस चीज को पाने के लिए मजा आएगा। तो ही मतलब तो ही मजा आएगा डेफिनेटली। Correct. तो स्नो लेपर्ड इज बकेट लिस्ट का पॉइंट है, पर स्नो लेपर्ड देखने के लिए जो हमने एफर्ट्स पुट किए, जो प्रॉब्लम्स झेली, जो डिफिकल्टीज आई, ऑक्सीजन लेवल कम था, मेरा शूज में बर्फ गया था, पूरा उंगलियां नहीं हिल रही थी उस टाइम में, मतलब ऐसे ऐसे अगर हो गया लाइफ में, और उसके बाद अगर स्नो लेपर्ड, तो मैं ऐसा वर्ड में नहीं बोल सकता कि हम कितने खुश थे, पर डेफिनेटली वो इनर, ऐसा ऊपर ऊपर की खुशी नहीं थी, वो बहुत, मतलब वो बूस्ट करती है, वो खुशी आपको बूस्ट करती है कि चलो मैं और आगे जाऊं, और क्या करना है, और देखना है, और चढ़ना है। तो ऐसे हम थे, क्योंकि नॉर्मली मुझे अगर स्नो लेपर्ड देखना है वो इजीली दिख जाता, तो शायद मैं बोलता कि हाँ भाई देख लिया चलो। पर वो जो जर्नी थी ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो वो पहली बार स्नो लेपर्ड देख के हम मतलब पागल हो गए थे, और फिर ऐसा चस्का लगा। इट्स लाइक मेरे लिए अभी तक जानवर देखना, नहीं तो टाइगर तो मैंने स्टार्टिंग में 2007 में ही देख लिया था, तो टाइगर देखना उसके बाद कंटिन्यूअसली मैं देखता चला गया। इट्स लाइक जो हम जुआ बोलते हैं ना, इट्स लाइक अ गैम्बलिंग। मतलब उसका चस्का लगता है, किसी को किसका चस्का होता है, किसी को इसका चस्का होता है। तो मुझे ऐसा, नाही तो मैं पहिली बार अरे चला टायगर बघितला, घरी जावं, झाला आता काय त्याच्यात बघायचं, तो 10 वर्षांनी पण तोच टायगर असणार आहे, म्हणजे तसाच दिसणार आहे, आणि आधी पण तसाच दिसायचा. पण मला अजूनपर्यंत फर्स्ट टायगर दिसण्याचं जे माझ्यामध्ये जे गुजबम्स होते, जे फिलिंग होतं, ते अजून पण सेम आहे. ते कधी डाऊन नाही झाला, आणि नाही दिसला की ते असं डिप्रेस होणं, डिप्रेस नाही म्हणजे असं एकदम की काय काय प्रॉब्लेम आहे, का नाही दिसत आहे, काय हे केलं पाहिजे, स्ट्रॅटेजीज केलं पाहिजे, तर ते हमेशा असं ते टिकून आहे आणि ते नेक्स्ट लेवलला जातात. तो स्नो लेपर्ड के बारे में भी ऐसा ही है कि स्नो लेपर्ड फर्स्ट टाइम दिखा तो बहुत हुआ. तो लास्ट का जो मैं स्नो लेपर्ड बोल रहा हूँ कि मुझे अभी ये दिखा ना, तो अभी और क्या देखना चाहिए, ऐसा होता है कि अरे हाँ अभी स्नो लेपर्ड दिखा, अभी उनके बच्चे भी दिखने चाहिए, अभी ये भी दिखना चाहिए, अभी शिकार भी दिखना चाहिए, ये सब चीजें रहती. तो फिर मुझे ऐसा था कि स्नो लेपर्ड, स्नो के ऊपर चलने वाला शॉट मुझे चाहिए. तो हमें खबर आई, हम निकलने वाले थे, दूसरे दिन निकलने वाले थे और हम रिलैक्स करने वाले थे, पर फिर से खबर आई कि अरे चिचम ब्रिज पे स्नो लेपर्ड दिख रहा है. चिचम ब्रिज इज लाइक जस्ट 2 किलोमीटर अवे. मैं बोला अरे इधर स्नो लेपर्ड दिखना है तो कौन मतलब चांस छोड़ेगा. तो हम फटाफट से निकले, ब्रश ब्रिश कुछ नहीं, ना खाना ना पीना ना टॉयलेट को जाना, कुछ नहीं, जो कपड़े पहनना और निकलना, बस इतना ही टारगेट रहता. तो बाकी की सब जो घर में हम सब करते वो चीजें नहीं होती वहां. तो हम निकले और फिर ब्रिज तो कहीं दूर, हम ऐसे पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे, दौड़ रहे एकदम खतरनाक तरीके से, और फिर स्नो लेपर्ड दिखा. और वो लेंसेज, ट्राइपॉड सब लेके दौड़ना पड़ता है ना, तो इस टाइम और ऑक्सीजन कम, ऑलरेडी 62, उधर भी कम, बाहर भी कम, अंदर भी कम, तो बहुत ऐसे सांस लेने में तकलीफ. थोड़ा सा स्टेप चढ़े तो भी ऐसा होता था. तो फिर उधर गए और फिर स्नो लेपर्ड अराउंड 8, 8:30, 9 बजे के आसपास स्टेबल हो गया. एक जगह वो रुक गया एंड आराम करने लगा. मैं सोचा अभी उठेगा. ऐसे कर करके शाम के 5 बज गए. So you started this at 8 o'clock up to 5 o'clock. I'm same position in -30, 25 डिग्री सेल्सियस. उस में ही मुझे वो फ्रॉस्ट बाइट हुआ था, वो पूरा पैर का, क्योंकि जब आप मूवमेंट नहीं करोगे तो ब्लड जो है वो भी ऐसा फ्रीज होने लगा. तो ये सब कंडीशन थी. और उसमें मेरे साथ मेरे दोस्त थे 3, और हम क्या करें, मतलब कुछ भी नहीं कर सकते कि क्यों. और 5 बजे ना वहाँ कुछ फॉरेस्ट के लोग आए, वो बोले कि आप इतनी देर तक सब लोग बैठे हो, क्योंकि 5 बजे सबको
निकलना पड़ता है। तो आप बैठो, तो आप एक काम करो, हम आधा घंटा और बढ़ा के देते हैं, आप रुको, अगर वो हिला तो आपका नसीब, नहीं हिला तो। She was sitting. वी आर सिटिंग ऑन अ स्मॉल चेयर। कभी कोई बर्फ में बैठ रहा है कोई, और बार बार उठना पड़ता था क्योंकि थोड़ा सा बॉडी वार्म करने के लिए। एंड देन 5:15 पे भी उसकी वही पोजीशन थी। तो हमने सोचा कि अभी नहीं, और मेरे फ्रेंड्स, मेरे को सब वाइंड अप करना था, मेरे फ्रेंड्स बोले कि चल रोहन हम आगे निकलते, तू आजा वाइंड अप कर। तो मेरे पास वो एक साथ में एक स्कैनर था, वो मुझे हेल्प कर रहा था वाइंड अप करने के लिए। एंड एक लेडी थी, मुंबई से ही थी, वो हमको ना कंटिन्यूसली देख रही थी बहुत सुबह से। वो थोड़ी लेट आई थी पर वो हमें ऑब्जर्व कर रही थी। और मैं जा रहा हूँ और उसने बोला कि क्या हुआ, कहाँ जा रहा? कुछ मतलब उस लेडी का और मेरा कुछ संबंध नहीं, वो ऐसी रैंडम लेडी थी। उसने बोला कि कहाँ जा रहा? मैं बोला कि कुछ नहीं, अभी क्या 15 मिनट 10 मिनट में क्या होने वाला है? नहीं नहीं बोले, अगर आप यहाँ पे गए और अगर 5 मिनट में वो हिला तो आप जिंदगी भर पछताओगे। बोले तो क्यों पछताना, आप एक काम करो, रुको इधर। और जैसे ही उसने ये सेंटेंस बोला, लेपर्ड ने ऐसा पूरा मतलब उठने की तैयारी करना चालू किया हमारे सामने। एंड देन लाइक वो फिर चलने लगा स्नो लेपर्ड के ऊपर लास्ट 5 मिनट्स में, जब बंद होने वाला है। एंड देन मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं, जैसे ये हो गया दाचीगाम का किस्सा हो गया, स्नो लेपर्ड का किस्सा हो गया, कहीं ना कहीं लाइक भगवान या कोई भी यूनिवर्सल साइन आपको देता रहता है हमेशा, और मुझे हमेशा देता रहा। अभी जैसे बोलू पूरे, हाँ प्लीज। जैसे मेरा इसका चोपटा का एक्सपीरियंस है, फिर शिवजी का एक्चुअली वो ऐसा था कि मैं गया था नंदुरबार स्लॉथ बियर के ऊपर डॉक्यूमेंट्री करने। ओके। एंड स्लॉथ बियर इज लाइक वेरी वेरी डेंजरस एनिमल। मतलब आप टाइगर को, मैं जैसे बोलता हूँ ना कि आप एनिमल की बॉडी लैंग्वेज समझ, पर भालू की बॉडी लैंग्वेज समझना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। उसको उस डॉक्यूमेंट्री में मैंने ऐसा भी बोला कि भालू के 7 मन होते हैं। मतलब इज वेरी मतलब उनका ना एकदम मूड चेंज होता है। वो कभी दिखेंगे कि आपको ऐसे दिखेंगे कि वो आपके ऊपर अटैक नहीं कर रहे, चले जा रहे हैं, और अचानक से मुड़ के आएंगे और अटैक करेंगे। सो यू कैन नॉट प्रेडिक्ट भालू, मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। मे बी जो लोग बहुत उसमें डीप स्टडी कर रहे होते हैं उनको पता होगा, पर नॉर्मल इंसान या मैं इसमें हूं तो मुझे नहीं पता इतना कि ये क्या आगे की स्टेप लेगा। टाइगर कैसा, टाइगर अटैक करने से पहले अपनी टेल ऐसे हवा में ऐसी ये करता है, ही इज गिविंग यू अ वार्निंग कि भाई हट जाओ नहीं तो मैं अटैक, मतलब हर इसके वार्निंग साइंस होता है। वैसे भालू का मुझे नहीं पता। तो भालू के ऊपर मैं डॉक्यूमेंट्री बनाने गया था क्योंकि भालू के अटैक्स बहुत होता है। भालू क्या करता है, भालू के नाखून इतने होते हैं तो डायरेक्टली ये फाड़ देता है, मतलब इधर खड़े रह के। वो इज ओमनीवोरस, पर वो मतलब इंसान को खाता नहीं है, मारने के बाद खाता नहीं है, बट ही किल्स। एंड मेजरली अटैक फीमेल से होते हैं क्योंकि बच्चों के साथ या अचानक, मतलब इट्स नॉट लाइक कि ऐसा। और भालू का कैसा कि भालू को दिखता थोड़ा सा बहुत क्लियरली नहीं है, सो इसलिए वो सूंघता है, मतलब सूंघने की ताकत उसकी ज्यादा रहती है। तो इसलिए भालू का आपने कभी कभी देखा होगा कि कोई भी सामने आता है तो वो खड़ा रहता है। खड़ा रहने से क्या होता है कि उसको जो सामने वाली गंध है ये प्रॉपरली आती है। तो भालू ऐसे ऐसे चलता है, तो जब वो खड़ा रहता है तो ही उसको और कहाँ से कहाँ, मतलब उसको डायरेक्शन पता चलती है कि कहाँ से ये गंध आ रही है। तो भालू के जब ऊपर में जब डॉक्यूमेंट्री कर रहा था ना, तो उधर एक ऐसी एक नदी थी। नदी के ऊपर एक ऐसा पागल इंसान था, बैठा था, ऐसे ऐसे बड़े बड़े बाल थे, और उसके साथ एक बैल था। तो हम उसको एग्जैक्टली 5 बजे ऑब्जर्व करते हैं, शाम को 5 बजे जब हम इधर से उधर मूव होते थे और हम उसको देखते थे। और मुझे ऐसा लगता था कि यार ये इंसान के साथ ये बैल क्या कर रहा है, वो कैसे करता हो, कैसे बैल भी ऐसा एकदम शांति से। और वो उसको क्या करता था कि उसको बांधता नहीं था, उसके जो डोरी थी उसके ऊपर वो पत्थर रखता था आणि तो असं जस्ट बघत राहायचा बैलाकडे आणि आम्हाला पण असं लुक द्यायचा आणि आम्ही जायचो. तर म्हटलं की हा काय काय असं 3-4 दिवस झाले सेम टाइमला दिसायचा. तर आम्ही मग गावात जो आमचा नेहमीचा आता तिथे अड्डा बनला होता आणि सगळे गाववाले ओळखत होते, कारण 2 दिवसात ते अरे
डॉक्युमेंटरी शूटिंग इज लाईक आय नो की चला शूटिंगला आहे. मग सगळे हेल्प करतात आपल्याला आणि त्यांच्या चांगल्यासाठी आम्ही अवेअरनेससाठीच करत होतो. तर दे वर लाईक व्हेरी एक्सायटेड की हा चलो मस्त आपण पण येऊ याच्यामध्ये असं. तर सगळे मस्त हेल्प करायचे. तर मी त्यांना असाच प्रश्न विचारला की एक्झॅक्टली हा माणूस कोण आहे. तर त्यांनी सांगितलं की हा थोडासा येडा आहे आणि त्याची काहीतरी वाईफ गेली काही वर्षापूर्वी आणि त्याचे 2 बैल होते, त्याच्यातला एक मेला होता असं काहीतरी होतं. तर मी म्हटलं की त्या बैलाची हालत खूप म्हणजे मला ठीक नाही वाटली. तर तो म्हटलं की नाही नाही वो उस बैल के सिवा रह नहीं सकता, वो बहुत उसको ये रहता है. बोला ओके ठीक है ऐसा वैसा. फिर हमने उसको ना जाते जाते ऐसे ही मैंने बोला कि चलो इसको भी डॉक्यूमेंट्री शूट में पूछते कि ये कुछ बोल सकता है कि नहीं. देन वी आस्क हिम कि भालू देखा है क्या. तो उसने एकदम अजीब सा जवाब दिया और हम वहां से भाग गए कि मतलब बात करना ठीक नहीं है. तो फिर हमारा प्रॉपर एक भुट्टो के खेतों में ऐसा शूटिंग चालू था. मैं भालू के ये ढूंढ रहा था पग मार्क्स की भालू इधर आते हैं इसको खाते हैं ये होता है वो सब. हमारा स्टडी चल रहा था, इन्वेस्टिगेशन चल रहा था. और उस समय मैंने ड्रोन उड़ाया था कि हम कहाँ पे है, किस लोकेशन पे है और कहाँ से कहाँ मूव हो सकता है. तो हम ये सोच रहे थे कि ट्रैप कैमरास कहाँ पे लगाए जिससे हमें उसका कैसा कि एनिमल्स की ना एक बार एक जगह फिक्स हो गई, मतलब रूट्स फिक्स होते हैं ऑलमोस्ट. वो ऐसे किधर से भी नहीं जाते, उनके आने जाने के रूट्स थोड़ा बहुत फिक्स होते हैं. वो मे बी चेंज करते हैं पर वो चेंज किया हुआ भी उनका फिक्स ही होता है. वो ऐसा नहीं कि कहीं रैंडम नहीं चले जाता है. तो फिर हम ये ढूंढ रहे थे कि हाँ यहाँ ट्रैप कैमरास लगाए, यहाँ लगाए, कहाँ लगाए, ये ऐसा स्टडी कर रहे थे. तो इसलिए मैंने ड्रोन उड़ाया था. एंड ड्रोन उड़ाने के बाद वो कॅमेरा असा ड्रोन का डाऊन था आणि एक्झॅक्टली वो आदमी बैल के साथ आया आणि तो जसा जसा गेला पुढे असा चालत होता आणि त्याची मी शॅडो बघितली. मी असं पूर्ण मला गूजबम्स काय म्हणतो शहारे आले आणि मला लाईक की हे मी डायरेक्टली महादेव आणि नंदी बैल बघतो आणि मी एकदम असं हे झालं. आणि माझ्या शेजारी जे त्यांना मी दाखवलं कारण त्या ड्रोनच्या कॅमेरावर दिसतं तिकडे की काय आपण बघतो स्क्रीनवर. तर त्यांनी पण की असं म्हणजे ते पण एकदम हे झाले, एकदम त्यांच्या पण अंगात शहारे आले. लाईक व्हॅन ते जेव्हा चालत होते ना तेव्हा त्यांची शॅडो अशी लांब 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 आणि ते असं वाटलं की खरंच आहे, म्हणजे इतकं लिटरली ते असं फील झालं. आणि दॅट टाइम त्याच्यानंतर तो माणूस आम्हाला नाही दिसला. हा आम्ही तिथे असून 2 दिवस आम्ही तिथे 2 का 3 दिवस होतो. परत तो माणूस नाही दिसला मला तिकडे. तो त्याच वेळेस दिसला आणि तो लास्ट होता. आणि म्हणजे आता पण असेल तो पण आम्हाला नाही दिसला. आणि ये नंदुरबारच्या पुढे. और चपटा में क्या हुआ था? चोपटा. ओके चोपटा में. उत्तराखंडमध्ये आम्ही अलीबेदनी बुग्याल म्हणून ट्रेक डिसाईड केला होता आणि आम्ही तिकडे पहिले नैनितालला आधी पोहोचलो आणि 2 दिवस आधी नैनितालला फुल एन्जॉय केला. आणि आमच्याबरोबर एक फ्रेंड होता. तो फ्रेंड फर्स्ट टाइम महाराष्ट्र सोडून बाहेर आला होता आणि आम्ही तिघं जे होतो उरलेले ते आमचं रोजचं असं फिरणं असतंच कुठे ना कुठेतरी असंच काहीतरी चाळे करत राहायचं. आता आम्ही जेव्हा अलीबेदनी बुग्यालला पोहोचलो ना तेव्हा मला माहित नाही पण मी अचानक मला असं पोटात बिघडलं आणि नॉर्मल म्हणजे असं काही प्रॉपर खाल्लं होतं सगळं होतं. पोटात बिघडलं, रात्रभर उलट्या झाल्या आणि त्याच्या आधी डॉक्टरकडे जाणार होतो. तर तेव्हा मी थोडासा फेंट झालो त्याच्या दवाखान्याच्या समोरच. म्हटलं हे काही बरोबर नाहीये की असं का होतं की मी सगळं ओके आहे सगळे. आणि तिथे ना आम्ही एका ग्रुप सोबत जात होतो तर तिकडे सगळे जण आले होते आणि त्यांना म्हणजे ते मला ओळखत होते. दे वर व्हेरी एक्सायटेड की अरे रोहन आमच्या बरोबर आपलं शूट होणार सगळं होणार असं तसं. आणि मग त्याच्यानंतर मी आजारी पडलो. मग ते पण असे झाले की आणि मग आम्हाला ट्रेक लिडर म्हटलं की तू म्हणजे मी पण म्हटलं की माझी आता यायची इच्छा नाही कारण मला शूटिंग करायचं असं नाही की मला फक्त जायचं वरती. आणि आपण वरती जाताना परत काही प्रॉब्लेम्स आले तर मतलब मैं हैंडल कर सकूंगा ये पता नहीं क्योंकि मुझे सब फिल्मिंग भी करना है. तो मैं नहीं जा रहा था इसलिए मेरे 2 दोस्त नहीं बोले और जो हमारे साथ पहली बार आया था वो भी बोला कि ओके मैं भी नहीं जाऊंगा. क्योंकि उसको पहली बार हिमालय देखने का था, बर्फ में खेलने का था, पर वो बोला कि मैं नहीं जाऊंगा. एंड वी सेड ओके. तो हम वहां से फिर चले गए
एंड हम शायद नीचे इधर आए अपना रुद्रप्रयाग कर्णप्रयाग. अच्छा, ओके. प्रयाग संगम. तर आम्ही कर्णप्रयागला पोहोचलो आणि तिथे आम्ही असं डिसाईड केलं की चला चोपटाला जाऊ. चोपटा एक असा प्लेस आहे जिथे असे पाईनचे पूर्ण ट्रीज आहेत आणि असं जंगल आहे. तिथे पण लेपर्ड, स्नो लेपर्ड असं सगळं आहे. तर आम्ही ना बरोबर 10 वर्षापूर्वी चोपटाला गेलो होतो. आम्ही 3 फ्रेंड. तर काही नाही, बहुतेक मी म्हटलं की चल एक काम करूया, आपण चोपटाला जाऊया. आणि कसला काही संबंध नव्हता तिथे जायचा, कारण उत्तराखंडमध्ये अशा भरपूर साऱ्या जागा होत्या ज्या आम्ही कधी बघितल्या नव्हत्या, कधी एक्सपिरियन्स केल्या नव्हत्या. तर आम्ही ते प्लेस चूज करू शकत होतो की आम्ही इथे जाऊ, तिथे म्हणजे त्या साईडला जाऊ. आणि मग त्याच्यानंतर आम्ही म्हटलं की आता ठीक आहे आपण जाऊया. आणि तेव्हा मी एकदम ओके झालो. आम्ही चोपटाला गेलो. चोपटाला पोहोचल्यानंतर आम्ही 10 वर्षापूर्वी ज्या ठिकाणी राहिलो होतो उसी जगह हम रुके. एंड फिर हमने डिसाइड किया कि चलो हम रात को 3 बजे या 3:30 बजे हम ट्रेक चालू करें, क्योंकि हमको चंद्रशिला एक प्लेस है. चोपटा म्हणजे तुंगनाथ मंदिर है शंकर भगवान का, और वो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट प्लेस पे मंदिर है. Okay. उस तुंगनाथ मंदिर के ऊपर आता है चंद्रशिला, एंड चंद्रशिला इज द लास्ट पॉइंट ऑफ दैट ट्रेक. तो अराउंड 12,000 फीट के आसपास है वो. तो इसके पहले मैं बीमार था एंड वो ट्रेक करने के लिए इमीडिएटली रेडी हो गया. तो कि मुझे पता नहीं कि मुझे अंदर ताकत आ गई कि चलो हम ये करते हैं. एंड हम 4 लोगों ने वो चढ़ना चोपटा शुरुआत की, और हम एक अराउंड एग्जैक्टली जब सनराइज होता है तो हमारा टारगेट था कि हम चंद्रशिला के टॉप पे पहुंचे. हम ऐसे ट्रेकिंग कर रहे और टॉप पे पहुंचे. टॉप पे पहुंचने के बाद अभी ये जो मेरा फ्रेंड था जो पहली बार आया था, हाँ, अभी उसके लिए तो वो बहुत एक्साइटमेंट चीज थी कि पहली बार मैं इस ट्रेक पे आया हूँ, टॉप पे चढ़ा हूँ, टॉप पे मतलब अभी सब व्यूज दिखे. वो बोला कि मैं इधर रह नहीं सकता, मुझे एक सेकंड भी नहीं रहना. मैं उसको बोला कि एक सेल्फी तो निकाल. तो बोला कि नहीं रोहन, मैं नीचे जा रहा हूँ, मैं यहाँ मतलब मुझे कैसा तो भी हो रहा है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रहा है, मैं यहाँ नहीं रह सकता. तो मैं उसको बोला तू अकेला नीचे जा सकता है क्योंकि कोई नहीं है. तो बोला कि मैं कैसे चले जाऊंगा, क्योंकि चोपटा का रूट ऐसा बहुत डिफिकल्ट नहीं है, इट्स लाइक मैनेजेबल. तो मैंने बोला कि ठीक है तू चल. देन उस टाइम जब वो गया तब मुझे ऐसा कुछ तो भी माइंड में अचानक से आया कि 4 लोग थे, 4 लोगों से मैं जा रहा था अली बेदनी बुग्याल. अली बेदनी बुग्याल तो ऐसा बहुत डिफिकल्ट ट्रेक नहीं है, उसके बेस में ही मैं बीमार पड़ गया. नोवेयर उत्तराखंड में बहुत सारे प्लेसेस है, मैं कहीं पे जा सकते थे हम. फिर भी हमने चोपटा डिसाइड किया, जो देखा हुआ चीज है, तुंगनाथ जाना, महादेव के दर्शन करना, जो पहले कर चुके हैं 10 साल पहले. और इतना सब होने के बावजूद 4 फ्रेंड में से वही 3 फ्रेंड उस टॉप पे बचे. तीनों ही लोग, पूरे चोपटा पे. उधर बहुत सारे टूरिस्ट रहते, कोई नहीं था, हम सिर्फ 3 लोग थे टॉप पे. और उस समय मुझे वो ऐसा लगा कि ये बुलावा है, म्हणजे आम्ही त्याच पोझिशन, म्हणजे त्याच ह्यानी आम्ही तिथे 10 वर्षापूर्वी जो फोटो काढला होता आम्ही तसा रिक्रिएट केला आणि तसा काढला. आणि तेव्हा मला कळलं की हे काहीतरी इट्स लाईक अ बुलावा. हे बोलवलं गेलेलं होतं की तुम्ही या. त्याचा रिझन मला माहित नाही, बट आम्ही कसं म्हणजे उस जगह पे हम खींचे, मतलब इट्स लाइक आप प्लान कर रहे हो पर वो प्लान कुछ ना कुछ रीजन से कैंसिल हो रहा है, एंड बिकॉज उसके ऊपर बड़ा वाला प्लानर बैठा है जो अपने को इधर आने के लिए कह रहा है. तो हम ऑटोमेटिकली उस जगह खींच गए और वहां टॉप पे पहुंचा. तो ते खूप मस्त एक्सपिरियन्स. रिक्रिएटिंग द मेमरी आफ्टर 10 years. येस. आणि सेम प्लेस, आणि ते पण धार्मिक प्लेस, आणि ते पण महादेव जींचं.